आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेल। इससे पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें। और अभी बायोलॉजी को ख़त्म करने के बाद फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी ख़त्म करना है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए कि जो भी वीडियो बने जल्दी से जल्दी आप लोग के पास आ जाए। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है क्वेश्चन ओरिएंटेड है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन बने, ज़्यादा थ्योरी नहीं। जितना थ्योरी ज़रूरत है तो समझने के लिए, बाकी कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, स्पेशली बीपीएससी के लिए। और नेक्स्ट जो 68 बीपीएससी आने वाला है न्यू पैटर्न पर, तो कितना भी टफ होगा वो बीपीएससी टू यूपीएससी के लेवल तक तो नहीं जाएगा, इसके नीचे ही रहेगा। इसलिए आईएएस का भी जितना क्वेश्चन होगा वो भी करवाऊँगा बायोलॉजी से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन करने के बाद एप्टीट्यूड एक डेवलप्ड होगा आपका कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए बहुत मुश्किल है। अब जो नया पैटर्न आ रहा है न्यू पैटर्न पर, तो 100 मार्क्स तो इजी है, वन लाइनर बनेगा, प्लस जो 50 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के जिस पे कि नेगेटिव मार्किंग में, ये डिसाइसिव होगा प्रीलिम्स पास करने। तो नया क्वेश्चन को टैकल करने का एक एप्टीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी दो बायोलॉजी का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके देखिए उसको। कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट, द सेल फ्रॉम लैटिन शेला मीनिंग स्मॉल रूम। तो सेल किस वर्ड से आया है? सेला वर्ड से। और मेरी टीचिंग जो बाइलिंगुअल होती है, मैं मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाता हूँ, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर होगा ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को तो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि हिंदी में भी वीडियो बनाऊं सब सब्जेक्ट का, क्योंकि मैं इंग्लिश में तो बनाऊंगा ही और जो पढ़ाऊंगा बाइलिंगुअल होगा। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि प्योर हिंदी में भी वीडियो बननी चाहिए हिंदी मीडियम के लिए, तो कमेंट कीजिए। मीनिंग स्मॉल रूम इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है, क्या होता है? सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल यूनिट होता है या बायोलॉजिकल यूनिट, और जो भी लाइफ का है बिल्डिंग ब्लॉक्स इसको कहते हैं। सेल्स को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी। तो सेल में क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, सच एज, और कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स कंटेंट करते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। The number of cells in plants and animal varies from species to species। तो जो सेल्स होते हैं प्लांट एनिमल में, स्पेसीज वेरी करते हैं। तो 400 ट्रिलियन सेल सोचिए। तो मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल विजिबल ओनली अंडर, तो नेकेड आई से तो विजिबल नहीं होते हैं ये सेल, माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो सेल को डिस्कवर कौन किया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 65 में। उनकी कौन सी बुक में? माइक्रोग्राफिया में। और सेल थ्योरी किसने दिया था? सिल्डन एंड स्क्वान ने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेल का डिस्कवरी किसने किया था? और रॉबर्ट हुक। और थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया था? सिल्डन एंड स्क्वान। एंजॉय करते हुए पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी से और टोटल साइंस से आते हैं 30 to 35 क्वेश्चन, तो बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन निश्चित आएंगे। और मैं जब बायोलॉजी का पूरा वीडियो कर लूँगा तो इतना आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि रिवाइज करने का, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उतना ही थ्योरी में पढ़ाएगी जितना कि क्वेश्चन बन जाए। और जो 68 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आप लगभग बायोलॉजी का मैक्सिमम 7-8 वीडियो होगा, उसको करने के बाद 15 में से
अप टू, अगर एक दो क्वेश्चन नया दे दिया नहीं तो रिपीट ही होगा। और सॉल्व करने का तरीका जो बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 13 to 14 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बताऊँगा उसमें से भी 10 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, उसमें तो और इजी रहेगा बायोलॉजी से। तो उसमें भी करके आपको मतलब 35 क्वेश्चन में आप 32+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके हाथ में रहेगा, आप एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके हाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्स इमर्ज ऑन द अर्थ, कब हुआ था इमर्ज? 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स हैव बीन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। तो पिछले वीडियो में बताया था कि जिसमें न्यूक्लियस होता है इसको क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक सेल, जिसमें कि न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या? न्यूक्लियस। देखिए सेल का एक स्ट्रक्चर है, इसमें देख रहे हैं, ये जो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ तो आपको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, जो कि क्या एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इस सब चीज़ को याद रखना है। एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो नए हैं एक दो बार पढ़ेंगे इसको, फ्रेशर जो है 68 जो तैयारी बीएससी की फ्रेशर जो तैयारी कर रहे हैं, एक दो बार टाइम लगेगा आपको, लेकिन सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ये देखिए, ये जो हो गया क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया क्या? सेंट्रोसोम, ठीक है। और ये लाइजोजोम। देखिए ये हो गया, ये जो राइबोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस है। ये जो पूरा है ये न्यूक्लियस है, यानी कि ये कौन सा सेल हो गया? यूकैरियोटिक। और जो बीच वाला है ये न्यूक्लियोस हो गया। और ये जो है क्या है? गोल्गी एपैरेटस है। और गोल गोल जो हो गया गोल्गी वैक्यूल्स है। और इसके अंदर से जो भी लिक्विड होते हैं क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये वैक्यूल्स हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बस याद हो जाना चाहिए ये। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल दैट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मोस्ट सेल organisms that have प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर, जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस दैट कंटेन्स देयर जेनेटिक मटेरियल एज यूकैरियोटिक सेल डू। तो इससे तो अलग ही होता है। इंस्टेड जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियाइड रीजन होते हैं इसमें, विच इज इरेगुलर शेप में होता है। इसमें न्यूक्लियाइड रीजन तो होते हैं, लेकिन क्या होता है? इरेगुलर शेप में होता है, ठीक है। और राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में, जो है लिक्विड, उसमें क्या राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब हिस्टोन प्रोटीन जो होता है किसके साथ नहीं होता है? न्यूक्लियस एक्सिड के साथ नहीं होता है। सच टाइप्स ऑफ सेल फाउंड, जिसमें ये से सेल पाया जाता है बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गे में। तो प्रोकैरियोटिक इंक्लूड क्या होता है? ऑफ द 3 डोमेन ऑफ लाइफ, दीज वेर फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। अब यूकैरियोटिक में क्या है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल दे कंटेन न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स विच आर इनक्लोज बाय, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बताता है। ऑर्गेनिज्म दैट हैव यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड इस करता है? इसको प्रोटोजोआ होता है, एल्गे, स्लिम मोल्ड, स्पंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्ज होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक जो होता है लार्ज होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी डिफरेंस करने के लिए आ सकता है। मोर कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक से, तो जो लार्ज होगा वो तो कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें न्यूक्लियस होगा कॉम्प्लेक्स होगा ही।
दिस सेल्स आर अबाउट 15 टाइम्स वाइडर देन टिपिकल प्रोकैरियोटिक, ठीक है, 15 टाइम्स होता है। यूकैरियोटिक सेल्स करने वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स विच परफॉर्म्स विद इन सेल्स फॉलोज। तो बेसिक्स तो हम लोग जानते ही हैं। सबसे बेसिक यूनिट सेल होता है। सेल से बन के क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से फिर क्या बनेगा? ऑर्गेनल्स। ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद क्या होगा? ऑर्गन, और पूरा ऑर्गन मिलके क्या हो जाएगा? बॉडी। ये स्टोरी है, बेसिक स्टोरी, ये दिमाग में हमेशा रखिए। इंटरेस्ट के साथ बायोलॉजी पढ़िएगा तो याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। अब देखिए सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसमें सिर्फ प्लांट्स में होता है। ये क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को उसके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल। तो सेल वॉल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी, फंजाई एंड मोस्ट ऑफ द क्रोमाल वियोलेट्स विच इज ए लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन के आगे होता है, प्रोवाइडिंग द सेल विच स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फिल्टरिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल सही। प्लांट सेल बार मेडअप ऑफ किससे बने थे? सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पैक्टिन से। द फंजाई सेल वालों क्या बोलते हैं? चिटिन। एनिमल सेल्स लैक, देखिए एनिमल में नहीं होते हैं सेल वॉल, एनिमल में नहीं होते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस है। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें या इसको सेल मेम्ब्रेन कहें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है, सेपरेट्स इंटीरियर वॉल ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। बताया था कि सेल हो गया, ये प्लाज्मा हो गया जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इधर इंटरनल है। तो लिक्विड कौन पास करे, कौन निकले, यही इंपॉर्टेंट काम है इसका। लिपिड बाई लेयर या एम्बेडेड प्रोटीन होता है इसमें। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ आयन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो कौन सा बाहर जाए आयन्स, कौन उसको अंदर लेना है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दो तरह का होता है। ये भी सेलुलर ऑर्गेनेल है। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स गोइंग टू स्पेसिफिक प्लेस। दो टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ। तो रफ पे राइबोसोम होता है, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। और स्मूथ में क्या होता है? इसमें राइबोसोम नहीं होता है। ये क्या करता है? लिपिड सिंथेसाइज करता है, फॉस्फोलिपिड स्टेरॉइड्स करता है, सिमिलर टू स्मूथ। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड ओनली इन मसल्स। देखिए मसल सेल्स में ये जो होता है सैक्रो, ये क्या करता है? पंप्स कैल्शियम आयन को। अब देखिए जो राइबोसोम होता है ये भी सेल ऑर्गेनेल है। इस फ्री साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटो लिक्विड होता है उसमें पाया जाता है। और राइबोसोम किस पे? जो रफ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर ही पाया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया को तो जानते हैं, सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ऑन जीनोम। जीनोम को आगे पढ़ेंगे हम। तो जीनोम तो देखिए, जीनोम बेसिक बता देता हूँ, जो पूरा डीएनए का ही स्ट्रक्चर जो है पूरा ग्रुप, उसी को एक जीनोम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे भी इसको। और माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट्स एज द पावर प्लांट्स। इट मीन्स दैट मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बताया ही था आप लोगों को, एंडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही एनर्जी रिलीज इसी फॉर्म में होता है, प्रोड्यूस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी एक, जैसे पैसा कैसे रुपीज़ में है, डॉलर में है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर किस फॉर्म? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द इनिशियल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म देन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले साइटोप्लाज्म में जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन बताऊंगा मैं, जैसे जो फैट ग्लूकोज में और ये प्रोटीन टूटता है, एस2 रेस्पिरेशन O6। जब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? रिडक्शन होता है, तो किस में बनता है? CO2 और H2O निकलता है ना, यही तो है मेन। जो ग्लूकोज जो हम लोग इनहेल करते हैं, प्लस एनर्जी रिलीज होता है। जब हम कुछ भी खाते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, CO2 बाहर निकलता है और H2O बाहर निकलता है, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यही है मेन
देखिए एंडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट थ्रू रेस्पिरेशन रेगुलर सेलुलर मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन मोस्ट एटीपी इज फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, जो एसिड एसिड साइकिल होता है इसको क्रेब्स साइकिल। अब आते हैं गोल्गी बॉडीज पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। कौन किया था इसका नाम देखिए, साइंटिस्ट का नाम है कमेलिया गोल्गी, उसी से नाम हो गया। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग शिपिंग सर्टेन सेलुलर प्रोडक्ट्स such as protein lipids are synthesized by the cell its function unities sister RNA। तो ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो इम्पोर्टेंट है लिपिड्स और प्रोटीन। अब देखिए लाइजोजोम, लाइजोजोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। These are membrane enclosed organelles that contain array of enzymes capable of breaking down all types of biological polymers, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सबको तोड़ने का काम आता है। इस फंक्शन ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल सर्विंग बोथ टू डिग्रेड मटेरियल टेकन अप फ्रॉम द आउटसाइड सेल एंड डाइजेस्ट एब्सोल्यूट। तो ये डाइजेस्ट करते करते क्या करता है, पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। अब लाइजोसोम टेक पार्ट इन किलिंग ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया में हेल्प करता है मारने में। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स एक्टिंग एसिडिक मीडियम में। आफ्टर रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ लाइजोसोम एंजाइम्स केम आउट विच हाइड्रोलाइजेज ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या करता है कि मेम्ब्रेन को तोड़ने के बाद जितने भी एंजाइम बाहर आते हैं तो जितने भी कंपोनेंट्स को हाइड्रोलाइज कर देता है। अब आते हैं सेंट्रोजोम। It is the cytoskeleton organelle of the cell. It produces microtubules of a cell. Key component है cytoskeleton. Single centromere present in the animal cell. देखिए एनिमल सेल प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स एंड मोस्ट फंजाई लैक्स सेंट्रोजोम। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लांट्स में इसमें सेंट्रोजोम नहीं होता है। जैसे सेल वॉल पढ़े थे हम लोग, किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में लैक होता है। उसी तरह सेंट्रोजोम किस में होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट्स और फंजाई में नहीं होता है। तो ये डिफरेंस याद रहेंगे। अब देखिए वैक्यूल्स क्या कहते हैं, सिक्विस्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए सिक्विस्टर मतलब इस चीज़ को मतलब कि निगल लेना या हटा देना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, एंड सोख लेना, एब्जॉर्ब, इसका मेन एब्जॉर्ब कर लेना। In plant cells store water. The vacuoles of plant cell fungi are usually larger than those of animals. तो vacuoles जो होता है प्लांट सेल के, जो vacuoles होते हैं तो क्या करते, किससे बड़ा होता है, एनिमल सेल के vacuoles से। By scientific convention, lysosome is applied to their vascular organelles. Only animals. The term vacuole is applied to the some animals have vacuoles, however some botanists argue that these vacuoles are late. तो इसको लाइजोसोम के तरह भी ट्रीट करते हैं। अब देखिए मेन आ गया रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का। तो सेल का डिस्कवरी किसने किया था, बताया था, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, रॉबर्ट हुक। और सेल थ्योरी किसने किया था, सिल्डन एंड स्क्वान। ये सब याद रखना है, सेल थ्योरी किसने, क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे एक नंबर के। और न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन। और ब्लड सर्कुलेशन ये तो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन पूछ रहा हूँ ब्लड सर्कुलेशन का कि याद आ रहा है हमको अभी। ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था, विलियम हार्वे। और ब्लड ग्रुप ये सब इम्पोर्टेंट, पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे एल्सेसा लेंडेस्टियर्स। तो ये सब जितने भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सब याद होने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, पता ही है, हैव सिंगल न्यूक्लियस
and few cell types such as RBC have no nuclei and few other Weisseria and Cladophora has many nuclei. तो इसका काम क्या है? इट इज़ द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो ये सेल है, इसके बीच में ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, और इसमें ही होता है क्या? डीएनए। ऑलमोस्ट ऑल डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए सिंथेसिस होगा। तो जो भी डीएनए सिंथेसिस और आरएनए होता है ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जो न्यूक्लियाई स्फेरिकल होता है, सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल मेम्ब्रेन। तो जो लिक्विड होते हैं साइटोप्लाज्म डबल मेम्ब्रेन से इसे घिरा रहता है, न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में ही नहीं, कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है? हम कभी कभी देखते हैं कि जो ओल्ड वियर टियर हो जाते हैं हमारे जो ऑर्गन्स कभी के, तो क्या होता है? नए फिर स्किन डेवलप हो जाता है। तो क्यों होता है? इसी कारण होता है पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ। तो इसमें क्या होता है? प्रोग्राम सेल इज डेथ ऑफ ए सेल इन एनी फॉर्म मीडिएटेड बाय द इंट्रासेलुलर प्रोग्राम एंड इज ऑल्सो रेफर्ड एज सेलुलर सुसाइड। तो पीसीडी इज कैरिड आउट कैसे होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, यूजुअली कन्फर्स एडवांटेज ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में ही होता है पूरे ये सब चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज इन डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रॉय ओकर्स बिकॉज सेल बिटवीन फिंगर्स एपोप्टोज, द रिजल्ट इज द टी सेपरेट। पीसीडी क्या करता है? फंडामेंटल फंक्शन बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के डेवलपमेंट में, एपोप्टोसिस और अदर थिंग्स फॉर्म्स ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। अब देखिए इतना किया हमने, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तभी हम लोग पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अलावा किसमें डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Prions are the small free animals. Okay, the cell wall of mycoplasma is made of amino sugar. देखिए ये फैक्ट है, तो करेक्ट इसमें कौन सा हो जाएगा? ये नहीं है, ये हो जाएगा। वीरियोट्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। कुछ कुछ हार्ड कोर फैक्ट है जो आपको एक बार गो थ्रू होना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो हमने पढ़ा है कि डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल हैव सेलुलोज वॉल्स वाइल्स एनिमल सेल्स डू नॉट। बिल्कुल सही। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है। मेच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल। हाँ देखिए प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है लार्ज होता है किससे? एनिमल सेल से। यही पढ़ा है हम लोगों ने। देखिए जो थ्योरी पढ़ा उससे क्वेश्चन आया और इसी से क्वेश्चन आएंगे इधर से। जो नया पैटर्न बीपीएससी का है मैक्सिमम कितना तक जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो यूपीएससी लेवल तक जाएगा, तो इसी क्वेश्चन को देगा 2 मार्क्स का, इससे ज़्यादा क्या देगा? लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टेक्निक्स थ्योरीज पढ़ के फिर सॉल्व करने का तरीका से ये ऐसा एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा। 1 नंबर वाला तो बन ही जाएगा। मेन गेम तो वही 50 क्वेश्चन में है जो 2 मार्क्स के आएंगे। तो इसी टाइप के मैक्सिमम लेवल यही लेवल होगा। तो इस लेवल तक आप टैकल करने का एबिलिटी आगे आपके अंदर डेवलप कर लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल? पता ही है, सेल वॉल बताया था, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं। व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल? तो एनिमल सेल में क्या सेल वॉल नहीं होता है। ये सब 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। देखिए इसका एक मैंने आंसर भी रख लिया है थ्योरी को समझने के लिए। तो इसका साइज कितना होता है? 0.5 to 1
0.0 माइक्रोन इन डायमीटर माइटोकॉन्ड्रिया का दिस स्ट्रक्चर आर समटाइम्स डिस्क्राइब द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। एनर्जी कैसे करता है? रेस्पिरेशन के थ्रू, जो कि क्रेब्स साइकिल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर हाउस किसको बोलते हैं? नेक्स्ट वही माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसको? देखिए सेम, देखिए 64 बीपीएससी 220। इतना ही थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चन यही क्वेश्चन को पढ़ना है बार बार, यही क्वेश्चन को सॉल्व करना है बार बार। ज़्यादा थ्योरी, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन को पढ़ना है जो हमारा बीपीएससी ऑल अदर पीसीएस प्लस आईएएस का। अगर इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर बीपीएससी कितना भी टफ करे निकलेगा ही। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, किससे बिल्ट अप होता है? प्रोटीन भी सही है, लिपिड भी सही है, दो ऑप्शन हो गया इसमें। तो देखिए डी, हाँ ए और बी दोनों है। तो प्रोटीन भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड भी होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस में कौन करता है? तुम लोग पढ़े थे, इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम और राइबोसोम। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया उससे। द सेल लोड एंड द मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ आर नोन एज। तो मैंने बताया था पीसीडी के बारे में, प्रोग्राम सेल डेथ। तो क्या होता है, पुराने जो ओल्ड जो हमारे स्किन होते हैं या सेल होते हैं डेड हो जाते हैं, नए आते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था हमने। देखिए ये क्रेब्स साइकिल के बारे में है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। इसका नाम क्या होता है? फुल फॉर्म जरूरी है। एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में। किसके द्वारा किया गया था? हैंस क्रेब्स ना। देखिए नाम ही था, जैसे गोल्गी का नाम था ना, वैसे ही। वन टर्म दैट जनरेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी क्या था? क्रेब्स साइकिल से ही होता है। ठीक है, आप देखिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी जो फैक्ट बताया था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल थ्योरी किसने दिया था, ठीक है, न्यूक्लियस डिस्कवरी किसने किया था। तो एक बार फिर बता देता हूँ, ये सब याद करना चाहिए, बार बार इसको लिखिए, यही क्वेश्चन ही आएंगे। रॉबर्ट हुक, शिल्डन, स्क्वान, और ये कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स बताए थे आपको, मैक्सिमम उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सुसाइडल बैक किसको बोले थे? लाइजोसोम। वैक्यूल्स के बारे में पूछ सकता है, प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है किससे? तो क्वेश्चन पूछा भी था, लेकिन यही। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये हो गया। सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है? जो एक सेल से दूसरे सेल में जो प्रॉपर्टी जाती है, तो मेन तो डीएनए से ही होती है, प्रॉपर्टी जाती है, तो जो ट्रेट और बिहेवियर जाती है, उसी को हेरिडिटी के सेंस में कहते हैं। पढ़ते हैं इसको। हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यस, बिल्कुल सही है। The offspring will get their features, characteristic, genetic information from mother and father। ठीक है, तो पेरेंट सेल जो होता है उसके ऑफस्प्रिंग में वही देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर चला गया। हेरिडिटी या जेनेटिक्स आर रीजन ऑर्गेनिज्म लुक्स, हाँ सही है। देखेंगे कभी कभी सिमिलर, जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग का जो चेहरा देखेंगे सिमिलर होता है, तो कारण वही है, ट्रेट्स एंड बिहेवियर के कारण। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडीज जीन्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जेनेटिक वेरिएशंस ऑकर्स ड्यू टू सम, देखिए डीएनए कॉपी। अगर पूरी तरह से पेरेंट सेल और ऑफस्प्रिंग सेल में
कुछ डिफरेंसेस है तो कुछ एरर हो जाता है डीएनए कॉपी करने में। देखिए यहाँ भी कॉपी होता है, इसलिए वेरिएशन हो जाता है। वेरिएशन इज कॉज ड्यू टू पॉजिटिव जीन म्यूटेशंस, ठीक है, द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विथ इन्वायरमेंट एंड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, वेरिएशन कैन ऑकर थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू, ठीक है। हेरिडिटी जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टरिस्टिक जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल ही हो, एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको करने वाला पहला कौन था, मेंडेल। मेंडेल पूरा नाम जरूरत नहीं है, मेंडेल यहाँ पे फादर ऑफ इनको जेनेटिक्स बोला जाता है। एक्वायरिंग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज नथिंग बट इनहेरिटेंस, इसी को तो इनहेरिटेंस कहते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया, बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेस, तो ठीक है, बोथ फादर मदर सेल को डेवलपमेंट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। इट हैज़ ग्रेगल मेंडल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स सुपर कंडक्टेड इमेंस रिसर्च ऑन गार्डन। इन्होंने किस पे रिसर्च किया था, गार्डन पी पे। मेंडल को पृष्ठ कहा जाए, पृष्ठ थे कहाँ के, चर्च ऑफ ब्रूनिस। It was his research on plant breeding and hybridization that he came up with the laws of, तो उन्होंने रिसर्च किया ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन, उसी के फॉर्म पे इन्होंने लाज ऑफ इनहेरिटेंस का थ्योरी दिया था। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इन पी प्लांट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए जीनोम का बताया भी था, जीनोम क्या होता है, पूरे जो डीएनए का स्ट्रक्चर एक साथ पूरे ग्रुप में लेते हैं। देखिए यहीं पे दिया हुआ है, जीनोम ऑर्गेनिज कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल इट्स जीन्स, ईच जीनोम कंटेन्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमंस ए कॉपी ऑफ इंटायर जीनोम मोर देन 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स इज कंटेन। देखिए मोर देन 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर होता है। देखिए जीन मैपिंग क्या होता है। जीन मैपिंग डिस्क्राइब द मेथड्स टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ द जीन। तो जीन का जो पोजीशन है, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोजोम हेलिक्स का स्ट्रक्चर हमने देखा है, तो कहाँ जीन का जो लोकेशन है और फिर दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस है बिटवीन द जीन, द एसेंस ऑफ ऑल जीनोम मैपिंग इज द प्लेस कलेक्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मार्कर्स ऑन टू द रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ द जीनोम। अब ये देखिए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ऑल्सो उन्होंने जंपिंग जीन्स इसको बोलते हैं। ट्रांसपोजेबल होते हैं जंपिंग जीन, डीएनए सीक्वेंसेस दैट मूव फ्रॉम वन लोकेशन। अब क्या होता है, जीन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जंप करके जाते हैं। समटाइम्स टीज की रिवर्स म्यूटेशन अल्टर द जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ जीनोम्स। तो कभी कभी क्या होता है, रिवर्स में भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई कौन किया था, बारबरा मैकक्लिंटन। जंपिंग जीन्स के बारे में किसने कहा था, बारबरा मैकक्लिंटॉक, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था। द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉटेड सीड्स इन मेज इज ड्यू टू द जंपिंग जीन्स। ओके, तो स्पॉटेड सीड्स जो होते हैं मेज में जो होते हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ और डीएनए सीक्वेंस आर मेड ऑफ जंपिंग जीन्स। जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है जंपिंग, दे जंप अराउंड द जीनोम इन डेवलपिंग स्पर्म एंड एग सेल आर इम्पोर्टेंट टू एवोल्यूशन बट देयर मोबिलाइजेशन कैन आल्सो कॉज न्यू म्यूटेशन। तो जो इनका मोबिलाइजेशन होता है जीन का, तो नए म्यूटेशन चेंजेस भी ला सकते हैं। और इससे क्या होता है, कौन कौन सी डिजीज हो जाते हैं, वो हेमोफीलिया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार कि हेमोफीलिया कैसा डिजीज है, ये जेनेटिक डिजीज है, ब्लड सर्कुलेशन है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर भी है। अब न्यूक्लिक एसिड, द टर्म न्यूक्लिक एसिड द ओवरऑल नेम फॉर डीएनए, डिओक्साइरी बोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। दे आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर मोनोमर्स मेड ऑफ 3 कंपोनेंट, 5 कार्बन शुगर, ए फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस आर 2 टाइप्स, प्यूरिन और पायरिमिडाइन। तो प्यूरिन क्या होता है, एंडेनाइन होता है, ग्यूनाइन होता है, विच आर फाउंड इन बोथ डीएनए आरएनए में। एपराइमिडाइन होता है साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल होता है।
साइटोसाइन फाउंड इन डीएनए आरएनए में होता है बोथ थाइनेमाइड प्रेजेंट इन डीएनए यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए। ये फैक्ट है, इसको ध्यान देना है। तो डीएनए देखिए क्या होता है, डबल हेलिक्स जो ये देख रहे हैं आप, डबल है डीएनए और इसमें आरएनए। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, डी ऑक्साइरिबोनुक्लिक एसिड, इसको राइबोनुक्लिक एसिड। 2 स्ट्रैंड इसमें होते हैं, इसमें 1 स्ट्रैंड होते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और ये जो आरएनए क्या प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो पेंटाजोस शुगर फाउंड इन डीएनए में डिग्जारी शुगर होता है, पेंटाजोस शुगर फाउंड इन आरएनए क्या बोलते हैं, इसको राइबोस शुगर बोलते हैं। जो कॉपिंग होता है डीएनए टू आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, डीएनए से आरएनए में जो होता है कन्वर्जन, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स वही हो जाता है जब डीएनए कॉपी इज फॉर्म फ्रॉम द आरएनए। तो डीएनए जो कॉपी जो आरएनए से बने, इसको क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए जो होता है हेरिडिटरी मेटेरियल होता है ह्यूमंस में, ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। डीएनए को कौन आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रेडरिक मिशर। कब किया था, और डबल हेलिक्स मॉडल कौन किया था, वाटसन एंड क्रिक। तो हमेशा इसको ध्यान रखना है। डीएनए का आइडेंटिफाई कौन किया था, फ्रेडरिक मिशर। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन किया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए करवाएंगे, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए कैरी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब देखिए क्रोमोसोम, ये कॉन्सेप्ट भी है। ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल एनिमल, इन ईच सेल इज कंटेन 23 पेयर। तो टोटल कितने, 23 पेयर है, तो डबल हो जाए कितना, 46 क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स 23rd पेयर। मेल में कितने क्रोमोसोम, 44 प्लस XY इन फीमेल्स। तो क्रोमोसोम कितने, 44 प्लस XY। द ऑफस्प्रिंग गेट XY क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट्स, मेल ऑफस्प्रिंग एंड गेट, देखिए मेल में क्रोमोसोम होते हैं कौन, XY, और फीमेल में XX। तो बच्चा होने के लिए, यानी कि मेल होने के लिए क्या चाहिए, इसका Y चाहिए मेल का, और इधर फीमेल का चाहिए X, तब होता है बॉय। और दोनों XX हो जाए तो क्या होगा, प्रोड्यूस गर्ल। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, मेल। देखिए यहाँ पर थोड़ा फिगर से भी समझाया गया है। ये देखिए, ये जो हमारा क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम, और इसमें भी डीएनए है सब जगह। और इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, देखिए सीक्वेंस को यहाँ पर है, जिन सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट, इसको बोलेंगे जीन। तो क्रोमोसोम ये पूरा हो गया, क्रोमोसोम में बहुत डीएनए है इसमें, और और एक सेगमेंट को करेंगे जीन। तो तीनों में अंतर आराम से समझ लीजिए, पता चला क्रोमोसोम क्या हुआ, जोम, डीएनए, जीन। तो ये क्रोमोसोम हो गया पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं। और सब क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है, और उसके एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं। तो क्रोमोसोम में पूरा डीएनए भरा हुआ है, और एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन। समझना बहुत ज़रूरी है। और यही जीन होता है जो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ये नहीं बोलना है डीएनए, बोलना है क्या, जीन। तो जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज जेनेटिक मटेरियल। दिस जीन्स कैन म्यूटेट एंड कैन टेक 2 मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है। क्रोमोसोम, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस में होता है मोस्ट लिविंग से। दे कैरी हेरिडिटरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जीन्स, दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स वर्ल्ड नोन फॉर नेमिंग द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नाम किसने दिया था, इसको भी याद कर लेते हैं, वेल्डियर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखिए जो क्रोमोसोम होता है वेरी करते हैं, कि ह्यूमन में, बंदर में, पिजन में, लिजार्ड में सब में
अलग अलग होते हैं, लेकिन जितना होता है उसमें से ह्यूमन में कितने 23 पेयर है टोटल 46 क्रोमोजोम। ये नहीं कि चेंज होते रहे, कांस्टेंट रहता है। जीनोटाइप, इट इज द कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए एक्चुअल ऑफ एलीज दैट आर कैरिड बाय ऑर्गेनिज्म। A phenotype, it is the description of the actual physical characteristic of organism, the way of genotype is expressed. Okay, अब एलिस के बारे में पढ़ाई था, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है जीन्स का विच अराइज फ्रॉम द म्यूटेशन के कारण होता है। दे आर फाउंड इन द सेम प्लेस ऑफ द क्रोमोसोम, जहाँ पाया जाता है वहीं एलिस पाया जाता है। सम कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट बट इन अल्टरनेटिव फॉर्म में होता है। डोमिनेट एलिस किसको कहते हैं, जो फेनोटाइप को अफेक्ट कर देता है ऑर्गेनिज्म को, और डोमिनेट एली बनाता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, कैसे, टी से एक्सप्रेस होता है। डोमिनेंट जो होते हैं टी से एक्सप्रेस होता है। और रिसेसिव जो होता है किससे होता है, एग्जाम्पल टी फॉर ड्वार्फनेस। एलिस जीनोटाइप इज एब्सेंस ऑफ, इसमें डोमिनेंट एलेल नहीं होता है। अब देखिए होमोजाइगस, ईच ऑर्गेन हैज 2 एलेल्स फॉर एवरी जीन, ये बोथ एलेल्स सेम, इट इज कॉल्ड होमो। अब दोनों सेम होगा तो क्या होता है, होमोजाइगस बोल देते हैं इसको। इस पर कैसे होता है, कैपिटल टी 2 टी से। हेट्रो क्या होता है, एक बड़ा टी एक स्मॉल टी से। इसलिए क्वेश्चन आ गया, फादर ऑफ मोनोजेनेटिक्स उसको बोलते हैं मेंडेल, जो कि अपने गार्डन पी पे रिसर्च किए थे। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स देखिए, फिर आ गया तो मेंडेल। क्लासिकल मेंडेल्स फॉर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किस पे दिया था उन्होंने, गार्डन पी पे किया था रिसर्च। मेंडेल प्रिंसिपल किस पे बेस्ड था, जो मेंडेल का था। ऐसे तो सेक्सुअल इनहेरिटेंस एसेक्सुअल पर भी हो सकता है इनहेरिटेंस, लेकिन उनका जो था किस पे था, सेक्सुअल पे। सी हो जाएगा ऑप्शन। जेनो क्या करता है पता है, था मैपिंग किस में होता है, मैपिंग ऑफ जीन्स। हाँ ये बताइए, यूनिट ऑफ हेरिडिटी बताए थे, डीएनए नहीं होगा जीन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था, ये किसका, क्रोमोजोम का। और क्रोमोजोम में किसे बनते हुए डीएनए रहते हैं, और एक सेगमेंट को डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए फिर वही मैंने जानबूझ के फिर से ले लिया था समझाने के लिए, कि आपके माइंड में चला जाए, कि कंफ्यूज ना हो जाए, पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। एक क्वेश्चन दे दिया तो जीन किसको, सेगमेंट ऑफ डीएनए। इन क्रोमोजोम में डीएनए है वेरी लॉन्ग क्वाइल्ड, तो बता ही दिया था, ये बस लिखा हुआ है, इतना पेयर न्यूक्लियोटाइड डीएनए होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूक्लिक, इट इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल, इट इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लिक। देखिए फैक्ट है हार्ड ये, इट इज़ नॉन ओवरलैपिंग, नॉन इट हैज शॉर्ट। इसका डी हो जाएगा, सभी सभी सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें हार्डकोर फैक्ट होते हैं। देखिए फिर से वही चीज़ को समझाया है कि कैसे कैसे होते स्ट्रक्चर में। बाकी से जो लिखा हुआ जो आपको स्ट्रक्चर मैंने समझाया है, बस वही चीज़ है। आरएनए सीक्वेंस कैसे होता है आपको बताया भी था, डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था। फिर इसमें भी एयूजी उल्टा हो जाता है, यूजी स्टॉप कोडोन्स होते हैं। कोडोन्स ऑल्सो कोड्स फॉर एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। जो जेनेटिक कोड इज ऑलवेज यूनिवर्सल होता है, कमर्शियल नॉन ओवरलैपिंग और नॉन एम्बिगुअस होता है। तो मेनली इसमें एमिनो एसिड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही बताएगी। अब चेंज इन बेस सीक्वेंस क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं इसको। देखिए क्रोमोसोम के बारे में बताया ही था। तो हेरिडेटरी सिम्टम किसके डिसेंडेंट होते हैं, क्रोमोसोम। विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग हेरिडेटरी करेक्टर कौन स्टक होता है, ये पूछा गया है 60-62। तो डी नहीं तो मेन है ना, जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर आएगा। देखिए वही चीज़ को डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, डिफरेंसेस ही बताया था दोनों में। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर डीएनए मेक्स यूनिकली सूटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक्स। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। तो वही तो जो स्ट्रक्चर है वही तो मेन है। देखिए जो बताया था
AUG का कॉन्सेप्ट जो था, कैपिटल टी का कॉन्सेप्ट, एक बार इसको देखिए, TGC डबल हेलिक्स तो पता ही है, सुगर फॉस्फेट का होता है इसमें, ए विल ऑलवेज पेयर विद टी, तो जो ए होगा किसके साथ पेयर बनाएगा, टी के साथ पेयर बनाएगा यहाँ पे, विथ TGC एंड अदर अमाउंट ऑफ एडेनिन, ए इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमाइन, देखिए इसको टी को क्या थाइमाइन हो गया, एन अमाउंट ऑफ गायनिन टू दिस साइटोसिन। अब देखिए टी के साथ हुआ, जी किसके साथ बना रहा है, सी के साथ बना रहा है, सी के साथ जी, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बोल देते हैं। देखिए इसके बारे में वही चीज़ें, एक किससे रिलेटेड है, टी से, और सी किससे, जी से, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर को बनाता है, यही DNA का स्ट्रक्चर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोएजेंटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, ठीक है, जीन को जुड़ने से भी, सफलिंग ऑफ जीन से भी, क्रोमोजोमल चेंज से भी, तो सब हो जाएगा। देखिए बीपीएससी ने पूछा भी कुछ। क्रोमोजोनल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो इसने दिया था सूटन एंड बोहरी, क्रोमोजोमल थ्योरी दिया था इस, ठीक है। और फर्स्ट आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन मोलिक्यूल DNA किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। DNA का आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिक मिसर। और स्ट्रक्चर जहाँ भी आ गया ये वर्ड डबल हेलिक्स का, तो वाटसन एंड क्रिक में, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए वाटसन फिर आ गया, तो क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, हु प्रपोज द फर्स्ट टाइम द डबल, देखिए फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, तो वाटसन एंड क्रिक। नोबेल प्राइज वाटसन क्यों, किस में मिला था, मेटलर्जी में नो, मेटेरियोलॉजी में नो, इन्वायरमेंटल में प्रोटेक्शन नो, जेनेटिक्स में मिला था। देखिए IAS में भी आया था क्वेश्चन है, डबल हेलिकल, देखिए सेम क्वेश्चन बाय वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन कहाँ से देगा, ही तो देगा। हु डिस्कवर DNA, देखिए इसको ध्यान से बनाना है ना, यहाँ पर डबल हेलिक्स बोल रहा है, ना ही स्ट्रक्चर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हु डिस्कवर DNA, तो यहाँ पर गलती, और क्या करेंगे, इसी में मार देंगे। देखेंगे कि कौन किया था DNA का आइडेंटिफाई, फ्रेडरिक मिसर। देखिए पढ़ने के बाद ये गलती क्वेश्चन हो जाता है, तो ये वर्ड क्या जाता है, स्ट्रक्चर पूछ ले, डबल हेलिक्स पूछ ले, तब वाटसन क्रिक में। बाकी मेंडेल में भी नहीं किया था। मेंडेल क्या किए थे बताइए, जीन के बारे में बताया था, इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, लॉ दिया था, गार्डन पी के बारे में, सब याद रहना चाहिए, नाम सुने याद रहना। जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे। हरबदिन खुराना क्या किए थे, प्रोटीन सिंथेसिस में किए थे, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ई क्यों, क्योंकि कौन किया था डिस्कवर, फ्रेडरिक मिसर। तो यही तरीका है, यही एप्टीट्यूड को डेवलप करना है, ये नहीं कि थ्योरी पढ़ लिया, ये पढ़ने के बाद भी मार दिया वाटसन क्रिक। देखिए अरविंद खुराना किस में किए थे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे, इन लेबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ DNA, तो कौन किया था, खुराना, प्रोटीन का। हु डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स, तो जंपिंग जीन्स कौन किया था, बारबरा क्लिंटन। जो जंपिंग जीन्स किसको बोले थे, उससे म्यूटेशन भी होता है, चेंजेस भी आ जाते हैं। विच कंपाउंड प्रोड्यूस इन DNA डजंट फॉर्म एमिनो एसिड, तो कौन नहीं होता है, टायरोसिन। बाकी एमिनो एसिड तो तीनों करता ही है। शुगर प्रेजेंट DNA, तो शुगर कौन सा प्रेजेंट इसमें होता है, तो डी है, तो डीजाइरोबोज होता है। और राइबोसोम क्या होता है, RNA। अब देखिए क्रोमोसोम मेंबर इन स्पेसिफिक क्या कांस्टेंट होता है हमेशा, जैसे ह्यूमन में कितना है 23 पेयर, यानी कि टोटल 46। किसमें नहीं है 6 क्रोमोसोम, तो लिजार्ड होगा, ये फैक्ट है, इसको याद करना है। ह्यूमन में कितने हैं, ठीक है 26 पेयर, 26 पेयर ही होगा ना, नहीं गलती,
कितने हो जाएगा 23 पेयर, तो कितने हो जाएगा 46। ये फैक्ट है, याद रखना है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेयर कितने होते हैं, ये पेयर इतने तो 2 में गुना कर लीजिए, टोटल कितने हो जाएगा 46। अब देखिए एसर्शन इन ह्यूमन बींग्स द फीमेल्स प्ले एन मेजर रोल इन डेवलपमेंट, नहीं फीमेल नहीं होते हैं, बताया ही था। मेल में XY क्रोमोजोम, फीमेल में XX। XY मिलेंगे इधर से इधर से, देखिए इधर से मेल का Y, इधर से फीमेल का, तो क्या हो जाएगा बॉय, और XX दोनों मिल जाएंगे तो गर्ल पैदा होगी, ऑफस्प्रिंग। तो कौन डिटरमाइन कर रहा है, मेल डिटरमाइन कर रहा है, फीमेल नहीं, तो गलत हो गया ये। वुमेन्स हैव 2X क्रोमोजोम, तो वुमेन्स में 2X क्रोमोजोम होता है, ये सही है। तो कौन हो जाएगा A फॉल्स R ट्रू। मेल में कौन सा होता है XY होता है। अब क्या है, विच कॉम्बिनेशन क्रोमोजोम मैनकाइंड मेल चाइल्ड में कौन सा होता है। मेल चाइल्ड होने के लिए बताया था ना XY, ये मान लीजिए मेल हो गया, ये फीमेल में XX होता है, तो मेल चाइल्ड के लिए इधर से Y इधर से X, तो मेल से Y और फीमेल से X, तब हो जाएगा बॉय। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोफेशनल आर मोर लाइकली टू रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होता है DNA का चेंज होने का। जो एक एक्सरे टेक्नीशियन होता है, जब भी आप एक्सरे कराने जाते हैं चेस्ट का या किसी बॉडी पार्ट का, तो देखते होंगे कि वो आदमी क्या करता है, एक कपड़ा पहने रहता है, क्योंकि बार बार तो एक्सरे से एक्सपोज वही हो रहा है, तो उसके DNA में चेंज हो जाए, कुछ बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कहीं कहीं म्यूटेशन हो जाएगा, तो कैंसरस ग्रोथ ऑफ सेल हो सकता है। तो बेचारा वही एक्सरे टेक्नीशियन ही ज़्यादा होता है आंसर जगह 2। तो बायो फर्टिलाइजर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो से समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने एप्टीट्यूड बना, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और बायोलॉजी जैसे ख़त्म करने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दिक्कत हो रहा है बायोलॉजी में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में वीडियो बनाइए, ठीक है मैं बनाऊंगा, पहले इंग्लिश बना लेता हूँ, बाइलिंगुअल तो पढ़ाता ही हूँ। आप जो हिंदी मीडियम के उसको भी एक बार वीडियो देखिए, और फिर मैं हिंदी में बनाऊंगा, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। साइंस में ऐसे ही चलेगा। बाकी मैंने पॉलिटी के वीडियो तो बनाए हैं, नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, फिर हिस्ट्री का भी, और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी सबका वीडियो में बना के, मतलब एग्ज़ाम जो 68 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझिए बाई 15 दिसंबर, मैंने लगभग 1 महीना पहले आपका सिलेबस जितने भी हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब क्वेश्चन ओरिएंटेड जितने भी हैं न्यू पैटर्न से सब खत्म रहेंगे विथ थ्योरी। उसके बाद में बचा 1 महीना में करंट अफेयर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली BPSC में ही लेवल के जो होंगे बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद रखें। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तरीका, जिस तरीके से इसको आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। BPSC सिविल सर्वेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और जो 69 का करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो शुरू से बेसिक से उनके लिए सब कुछ समझाऊंगा। ये वीडियो तो मेनली उनके लिए है जो 68 का जो एग्ज़ाम होगा 8th ऑफ जैन के लिए, उनके लिए सब, इसलिए क्वेश्चन ओरिएंटेड ही बता रहा हूँ। जो 69 का है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी और चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट तैयारी करें, कैसे बेसिक्स पढ़ें, तो उनके लिए मैं कोर्स लाऊंगा NCERT बेसिक्स, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, राजीव अहीर, टूपी पिंचंद, लक्ष्मी का, सबको समझाऊंगा, एग्जाम्पल सही कराऊंगा, फिर सब क्वेश्चन ही IS लेवल तक क्वेश्चन जो होगा BPSC टू UPSC लेवल, क्योंकि अब तो पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें भी टफ आएंगे, तो UPSC ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन उस लेवल तक करवा दूंगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो एंजॉय कीजिए स्टडी को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।